Hello everyone. In last video we discussed about features of staffing. Today we will discuss importance of staffing. First point is helpful in discovering and obtaining competent person. कि आपको ये तो पता है कि स्टाफिंग क्या होता है, पोस्ट को फिल करना और फिल रहने देना, राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना। हमने स्टाफिंग प्रोसेस भी किया। स्टाफिंग प्रोसेस में हमने डिफरेंट स्टेप्स किए, लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ये सब चीज़ें हमने की है। तो कहते हैं कि जो स्टाफिंग है वो हमारी हेल्प करता है डिस्कवर करने में, ढूंढने में, और हमारी हेल्प करता है कि हमें एक बेस्ट पर्सन मिले, बेस्ट एम्प्लॉय मिले। क्योंकि क्या होता है, स्टाफिंग में डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लाइक रिक्रूटमेंट, हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, हम क्या करते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बेस पे हम बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस एक्टिविटीज़ की हेल्प से क्या होगा, हमें बेस्ट एम्प्लॉय मिल जाता है। किस वजह से मिल रहा है? स्टाफिंग की वजह से। तो स्टाफिंग हमारी हेल्प करता है बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। कि स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग आप लोगों को पता है क्या होता है, कि इम्प्रूव करना लोगों की स्किल्स और नॉलेज को फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो क्या है, जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब हम उनको काम सिखा रहे हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब पर क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग उनकी हो रही है, तो ऑब्वियस है उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, इफ़ेक्टिव भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे। एम्प्लॉय कैसे होंगे, इफ़ेक्टिव भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको वर्क करना सिखा रहे हैं। जब उनको वर्क करना सिखाया जाएगा, कि सपोज करो एक पर्सन है, एक वर्कर है, उसको बोला कि आपको इस मशीन के ऊपर काम करना है, उसको नहीं करना आता, उसने इस मशीन को ऑपरेट किया, क्या हुई, मशीन ख़राब होगी। अब क्या होगी, मशीन रिपेयर करवानी पड़ेगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसी तरह उसको नहीं पता कि कितने यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या है, इनएफिशिएंसी आ गई। बट अगर हम उनको ट्रेनिंग दे दें, उनको वर्क सिखाएं कि आपको कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कितना रॉ मटेरियल यूज़ करके आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो वो क्या है, बेटर वे से वर्क को करेगा। ऑब्वियस है वो टाइम भी कम लेगा और कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है, हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि स्टाफिंग से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाता है। क्योंकि ये देखो, जो पर्सन है, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, पर्सन को अपॉइंट करते हैं, मतलब ह्यूमन एसेट। ठीक है, अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन एसेट है वो क्या है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, मतलब क्या है, हमने अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया हुआ है, उनकी क्वालिटी बढ़िया है, तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। वो एम्प्लॉय जो भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको फेस कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, अगर कहीं का स्टाफ अच्छा नहीं है, वहाँ पर काम करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, जब काम करने वाले लोग ही अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे से चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहे, वर्क अच्छे से नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा होएगी, कॉस्ट ज़्यादा होएगी, कंपनी क्या होएगी, धीरे धीरे
लॉसेस में जाने लग जाएगी। अगर कंपनी लॉसेस में जाने लग गई तो सर्वाइव कैसे कर पाएगी, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी। बट अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, वो अच्छे डिसीज़न ले रहे हैं, उनके पास काफ़ी न्यू आइडियाज़ हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को क्या ले जाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो तुम्हें पता ही क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ जो है एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो जाए, हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रही है कि वहाँ की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों से ही, उनके काम से, जैसे कि अगर हम बात करें थाराराम की, कि उसकी क्या हो रही है, उसके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्कर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कैसी होगी, यानी कि उसकी जो स्वीट्स हैं उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अब उन स्वीट्स को बनाता कौन है, लेबर ही तो बनाता है, ह्यूमन ही तो बनाता है। अगर वो स्वीट्स अच्छे से ना बनाए, मतलब वो टेस्टी ना हो, तो क्या वो स्वीट्स बिकेंगी, वो मिठाई बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। तो जो अच्छी मिठाई बन रही है, जो उसकी मिठाई की क्वालिटी है, वो किसकी वजह से है, लोगों की वजह से। तो स्टाफिंग की वजह से ही एक ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाती है, और उसकी वजह से ही एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये देखो कि क्या कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। मतलब स्टाफिंग के अंदर हमने कहा रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट से पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। किस चीज़ का, कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। देन हम उन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तब हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या होगा, ना तो ओवर स्टाफिंग होगी, ना ही अंडर स्टाफ होगा। अब जब तक हमें पता ही नहीं होगा, हमने मान लो नीड है 10 की, अपॉइंट कर रखे हैं 20, अब जो एक्स्ट्रा 10 है उनको हम क्या सैलरी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है, रिसोर्सेज की, मनी की क्या है, वेस्टेज है। तो कहते हैं कि अगर हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें एक्चुअल में जितने लोग चाहिए होते हैं, जिस तरह के लोग चाहिए होते हैं, हमें वैसे एम्प्लॉय मिलते हैं, जिससे क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ का, उन ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, वेस्ट नहीं होती, क्योंकि हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, लास्ट, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। कि अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाती है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है, वेस्टेज नहीं होता, बेस्ट एम्प्लॉय मिलता है। अब कहते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन से जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, और एम्प्लॉयज़ का मोरल, उनका मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग में हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखते हैं, यानी कि मैच करते हैं जॉब को विद पीपल। मतलब इम्पार्शियल मैनर में हम ये सारे स्टेप को फॉलो करते हैं, इन सारे जो भी स्टाफिंग फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है, स्टाफिंग से लोगों में जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाता है, क्योंकि वो जो जॉब डिज़र्व करते हैं उनको वही जॉब मिलती है। उनको जब हम ट्रेनिंग देंगे, उनको जब हम प्रमोशन देंगे, तो ऑब्वियस है वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, उनका जो मोरल है वो बूस्ट अप होएगा, और वो बहुत अच्छे वे से
वर्क करेंगे। तो ये थी स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस। रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, बिकॉज इन स्टाफिंग डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इन रिक्रूटमेंट we search the prospective candidate and stimulate them to apply for the job. In selection, we select the best candidate on the basis of some written test and interview, and we provide training also. Then staffing helps in discovering competent employee, helpful in better performance because training is given to employees. उनको बताया जाता है कि आपको वर्क को कैसे करना है, जिससे क्या है, इनएफिशिएंसी नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। उसके बाद डिपेंड करता है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी ह्यूमन एसेट कैसी है। अगर वो बढ़िया क्वालिटी की है, अच्छे डिसीजन लेने वाली है, तो ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी, कॉन्टिन्यूसली रन करेगी। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, की वेस्टेज नहीं होती, हमें एक्चुअल में जितने लोग चाहिए होते हैं हमें उतने ही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या है, क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम अच्छी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, प्रमोशन के प्रोविजंस हैं, तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं। जब वो जिस जॉब को डिज़र्व करते हैं उनको वो जॉब मिल जाती है, और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये थी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये देखो, मैनेजमेंट का मीनिंग आप लोगों को पता ही है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू डू वर्क इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो क्या होता है मैनेजमेंट, मतलब चीज़ों को मैनेज करना। हमने पहले चीज़ों को मैनेज करने की बात की, अब हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, लाइक मैन हो गया, मनी होगी, मशीन होगी, मटेरियल हो गया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। जो ये रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पैसिव रिसोर्सेज। ठीक है, और जो हमारा मैन होता है वो होता है एक्टिव। ये हो गए पैसिव, ये हो गए एक्टिव। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास पैसिव रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मनी भी है, मशीन भी है, मटेरियल भी है, उसके पास एक्टिव रिसोर्स नहीं है। अब जब एक के पास पैसिव रिसोर्स है, एक्टिव रिसोर्स नहीं है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगी? नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पैसिव रिसोर्सेज है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड करता है किस पर? एक्टिव पर। क्योंकि एक्टिव मीन्स की हेल्प से ही ये जो पैसिव मीन्स है ना वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे। क्योंकि चाहे मनी है उसको यूज़ कौन करेगा? मैन। मशीन है उस पर काम कौन करेगा? मैन। मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करेगा? मैन। ठीक है, तो क्या है, जो पैसिव रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड किस पर करता है? एक्टिव रिसोर्स पर। तो जो ह्यूमन है, मैन है, वो क्या है? एक एक्टिव है, एक्टिव रिसोर्स है, तो अब इसको मैनेज करना है, तो उसके लिए कंसेप्ट आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which develop and manage the human element of an enterprise. कि मैनेजमेंट का पार्ट, क्योंकि मैनेजमेंट एक
बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका एक पार्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ह्यूमन एलिमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब लोग अपॉइंट किए जाते हैं उनको मैनेज करना, मतलब उनका रिक्रूटमेंट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सैलरी देना, ये सारा काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, अलग से एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। पहले ये डिपार्टमेंट अलग से नहीं बनाया जाता था क्योंकि बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पर होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आ गया, एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया, तो हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की नीड होगी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ HRM कि ये जो HRM कंसेप्ट था वो यहाँ कैसे आया, आज के टाइम में ये क्यों इतना यूज़फुल है, ये क्यों इतना रोल प्ले कर रहा है। पहले क्या होता था एवोल्यूशन से पहले कि जो एम्प्लॉय होते थे ना उनको मतलब एज ए दास, जैसे होता है ना नौकर से, वो ट्रीट किया जाता था। उनको एज ए हम लाइक प्रोडक्ट यूज़ करते थे कि एक मटेरियल है, बस उसको मतलब एज ए मशीन ट्रीट करना। बिफोर एवोल्यूशन उनको मशीन ट्रीट किया जाता था। वन वे कम्युनिकेशन होता था, मतलब जो एम्प्लॉय है ना वो अपने अकॉर्डिंग ही, एम्प्लॉयर हो गया, मैनेजर हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाता था। एम्प्लॉयज़ के कुछ वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता था, उनकी कोई फीलिंग्स को नहीं देखा जाता था, उनको एज ए मशीन ट्रीट किया जाता था। जैसा मैनेजर ने बोल दिया, जो वर्कर हो गए उनको वैसे का वैसा करना होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता लगने लग गया। पहले एम्प्लॉयज़ को कोई भी राइट नहीं दिया जाता था, ठीक है, धीरे धीरे उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगने लग गया, वो अवेयर हो गए, तो इवोल्यूशन स्टार्ट होगी। तो जो फर्स्ट स्टेज आई ना वो थी लेबर वेलफेयर स्टेज, ठीक है। इस टाइम पे क्या था, बिजनेस जो होता था वो स्मॉल स्केल पर होता था, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो भी क्या थे, कम थे। अब क्या है, लोगों को जो वर्कर्स थे ना, इनको धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलने लग गया। तो उन वर्कर्स ने क्या किया, अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। मतलब वर्कर्स मिलकर क्या कर लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं कि उनमें क्या होता है, एक लीडर सेलेक्ट कर लिया जाता है। वो लीडर क्या करता है, जैसा कहेगा सारे के सारे वर्कर्स वैसे करेंगे। मतलब लीडर ने कहा कि स्ट्राइक पर बैठो, तो ये सारे वर्कर्स की एक यूनिटी हो जाती थी, वो सारे के सारे एक ही डिसीजन लेते थे, एक ही रास्ते पर चलते थे। अब जब ट्रेड यूनियन बन गई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले वन वे कम्युनिकेशन होता था, वर्कर्स को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता था, मैनेजर ने जो बोल दिया वर्कर्स को वही करना होता था। बट अब ट्रेड यूनियन आ गई, अब इन ट्रेड यूनियन को फेस कैसे करें, इन ट्रेड यूनियन के साथ डील कैसे करें, तो इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट करने लगी कंपनी, जो नाम दे दिया गया लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया, जो इन ट्रेड यूनियन से क्या करेगी, डील करेगी। मतलब इन वर्कर्स की, इन ट्रेड यूनियन की अगर कोई डिमांड है तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या करता है, उनकी डिमांड को आगे बताता है, इनके साथ नेगोशिएट करता है, इनके साथ लाइक एक तरह की बार्गेनिंग हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर आ जाना, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाने लगा ताकि इन ट्रेड यूनियन के साथ डील की जा सके। तो इसका काम क्या था, इनको सिर्फ वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। कि पहले तो क्या होता था, इवोल्यूशन से पहले उनकी कोई भी वेलफेयर नहीं किया जाता था, उन्हें एज ए मशीन ट्रीट किया जाने लग जाता था। बट क्या हुआ, इवोल्यूशन होने लगी, लेबर वेलफेयर स्टेज आने लगी, तो उनके वेलफेयर से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की जाने लगी। तो लेबर वेलफेयर स्टेज में लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया गया। फिर धीरे धीरे आगे क्या हुआ, बिजनेस क्या था, पहले स्मॉल स्केल पे था, अब बिजनेस का जो स्केल था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब क्या हमने अपॉइंट किया, पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज आ गई।
कौन सी स्टेज आ गई? पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। कि अब बिजनेस क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब लोग क्या है हमने ज़्यादा अपॉइंट किए। अब क्या है, सिर्फ लोगों को वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने से काम नहीं चलेगा। अब क्या हुआ कि हमने लोगों को रिक्रूट भी करना है, लोगों को सिलेक्ट भी करना है। पहले बिजनेस छोटे स्केल पे था तो सारा काम इजीली हो जाता था, अब बिजनेस बड़े स्केल पर हो गया तो रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन होगी, प्लेसमेंट होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी थी। तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया पर्सोनल मैनेजर को। किसको अपॉइंट कर दिया गया? पर्सोनल मैनेजर को। पहले पर्सोनल ऑफिसर था, बाद में इसको पर्सोनल मैनेजर। ठीक है, तो इसका काम क्या था? सिर्फ रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना और प्लेस करना, मतलब ज्वाइनिंग तक का काम किसका था? पर्सोनल मैनेजर का। अब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही रूफ के नीचे आ गया। तो अब किसकी नीड होगी? नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ गई? HRM स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। क्योंकि अब सारी की सारा जो वर्ल्ड है वो एक ही रूफ के नीचे आ गया, तो सिर्फ प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें और भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। तो अब अपॉइंट हम करने लग गए किसको? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। किसको? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा, जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ये तो करेगा, उसके अलावा ट्रेनिंग होगी, उनको मोटिवेट करना हो गया, उनको कंपनसेट करना हो गया, उनको सर्विसेज देनी, उनकी हेल्प करना हो गया, उनका रिकॉर्ड बनाना हो गया। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना किस में आ गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज में। तो ये था HRM का एवोल्यूशन। HRM क्या है? कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, बिकॉज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है? एक एक्टिव मीन है। जो पैसिव मीन्स हैं, पड़े, मशीन, मनी, मटेरियल, इनका कोई यूज़ नहीं है अगर एक्टिव मीन ही ना हो। तो एक्टिव मीन की हेल्प से ही हम उनको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो इवोल्यूशन, लेबर वेलफेयर स्टेज, बहुत छोटे स्केल पर बिजनेस था, उस टाइम ट्रेड यूनियन आ गई। ट्रेड यूनियन के आने से एक ऐसे पर्सन की नीड हुई जो क्या कर सके? एक मीडिएटर का काम कर सके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर हमने अपॉइंट कर दिया। फिर उसके बाद बिजनेस क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ गया, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया। कौन सा सिस्टम? फैक्ट्री सिस्टम। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ गए, अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी थी। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मुश्किल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पर्सोनल ऑफिसर, पर्सोनल मैनेजर हम अपॉइंट करने लगे, जिसका काम कहाँ तक था? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट तक का था। उसके बाद क्या? टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही रूफ के नीचे आ गया। तो HRM स्टेज आ गई, जिसमें क्या है? ट्रेनिंग, क्योंकि हमें अब एम्प्लॉयज़ को देनी है। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, अब टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप तो करना पड़ेगा अगर हम अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसको रन करना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग की भी नीड है, उनको मोटिवेट करने की भी नीड है, उनके मोरल को बूस्ट करने की भी नीड है। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपॉइंट करने लग गए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।